हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दामा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना, ये इसका नाम होता है। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रस्तावना, या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। इससे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की यह भूमिका की भांति होती है, या संविधान की भूमिका की तरह होती है, जिसमें संविधान के आदर्शों, संविधान के उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप और संविधान के स्रोत संबंधी प्रावधान इसमें किए जाते हैं, और संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन इसमें संक्षेप में किया जाता है। इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। आ रहा समझ में? यह प्रस्तावना का या उद्देशिका का अर्थ होता है फ्रेंड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रस्तावना तो इसको ठीक है, समझ में आ गया, परंतु उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका का अर्थ भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं प्रस्तावना को पढ़ाने से पहले, कि जैसे कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो पुस्तक हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पुस्तक का जो भी पाठ है, अध्याय है, शुरू होने से पहले आपने उसमें आमुख या प्रस्तावना या 2 शब्द लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो कोई भी लेखक उस आमुख, प्रस्तावना, 2 शब्द क्यों लिखता है? तो उसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि पुस्तक के अंदर लेखक ने क्या लिखा है। तो लेखक कम से कम शब्दों में या संक्षेप में हमें पुस्तक के अंदर की सारी बातें बता देता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना भी हमारे संविधान का संक्षेप में परिचय हमें देती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान के विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा है। यह आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? तो ये N.A. पालकीवाला ने कहा है। यह 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका उद्भव या इसका आविर्भाव कैसे हुआ था? तो इसका आविर्भाव या इसका उद्भव या इसकी उत्पत्ति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें हमारी संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, इसका वर्णन भी रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे कि जो हमारी प्रस्तावना है, तो हमारी प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर प्रस्तावना की जो भाषा है, तो यह प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा को एक्सेप्ट किया है, या एडॉप्ट किया है, या स्वीकार किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द पहले हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारी प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है ये आपको याद रखना है फ्रेंड। तो इस प्रस्तावना को आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में प्रस्तावना लिखने के लिए कहा गया था। आ रहा समझ में? तो हो सकता है आपसे भी पूछ ले एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है कि प्रस्तावना को लिखना है तो सिर्फ आपको प्रस्तावना ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का आंसर आपको देना है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ गया है और लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, परीक्षा में नंबर क्यों नहीं, अंक ज़्यादा क्यों नहीं मिलते स्टूडेंट्स को, उसका कारण यही होता है कि पूछा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एग्ज़ाम हमारी स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम से बिल्कुल हटकर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पूरी प्रस्तावना याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है हमसे लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो शब्द इसमें आए हैं कौन कौन से आ गए थे, तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके बाद में अखंडता। ठीक है, तो ये शब्द पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें जोड़ा गया है। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि हमारी प्रस्तावना में या हमारी उद्देशिका में कुछ शब्द हैं जिनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। तो उन विशेष अर्थों को समझने से पहले हमारी प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन तत्वों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पहला देखिए इसमें हमारी प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व है संविधान के अधिकार का स्रोत। आ रहा समझ में, जो संविधान हमारा लिखा गया है तो इसका स्रोत कौन है, तो संविधान की शक्ति का स्रोत हमारे भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग संविधान का स्रोत क्यों है फ्रेंड, संविधान की शक्ति का स्रोत क्यों है, क्योंकि संविधान का निर्माण हमारे भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भारत की जनता संविधान का स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति कैसी है, भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक समाजवादी देश है। तो संप्रभु का अर्थ क्या हो जाता है, तो संप्रभु का अर्थ होता है कि हमारा भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, इसे कहा जाता है संप्रभु। इसके बाद फिर आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि हमारे भारत में सभी लोगों के बीच संसाधनों का समान वितरण किया गया है, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और फिर समाजवाद 3 प्रकार का हो जाता है, आर्थिक समाजवाद, सामाजिक समाजवाद और राजनीतिक समाजवाद, ये 3 प्रकार का होता है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है। इसके बाद फिर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जनता का शासन है, जनता यह निर्धारित करेगी कि हम पर शासन कौन करेगा। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा देकर गए हैं, जो परिभाषा है उनके अब्राहम लिंकन की, कि जनता के लिए जनता पर किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो सरल भाषा में एक शब्द में आप याद रख सकते हैं, जनता का शासन। ठीक है, इसके बाद फिर आता है गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था। गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी भी देश में या वह देश जिसमें सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे देश को हम गणतंत्र देश कहते हैं। और
ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक या गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति को जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ क्या हुआ कि जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना गया है उन प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो हमारा भारत कैसा देश है? तो हमारा भारत गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए अगला संविधान के उद्देश्य। तो संविधान का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो न्याय और स्वतंत्रता। न्याय का मतलब कि सभी प्रकार के न्याय, राजनीतिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारे भारत में है, आर्थिक न्याय की व्यवस्था है, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। मतलब हमारा भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा और भारतीयों को हमारी न्यायपालिका के द्वारा समान न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और हमारी सरकार के द्वारा भी समान न्याय प्रदान किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद स्वतंत्रता। तो हमारे भारत में सभी को स्वतंत्रता दी गई है, आ रहा समझ में? घूमने की, अपने पसंद का कोई भी व्यापार करने की, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, और भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो जब मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला समता मतलब समानता। तो सभी के साथ समान व्यवहार होता है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद बंधुत्व, बंधुता को बढ़ावा दिया जाता है हमारे भारत में, आ रहा समझ में? भारत के सभी लोग आपस में भाई बंधु हैं। इसके बाद फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता मतलब हमारे देश में एकता बनाए रखने में हमारे सभी भारतीय नागरिकों को योगदान होता है। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में हमारे भारत का विभाजन स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत के पहले विभाजन हो चुके हैं। जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, ठीक है, म्यांमार मतलब बर्मा हमसे अलग हो गया था। तो अब किसी भी परिस्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार नहीं होगा, अर्थात हमारे भारत में अखंडता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद फिर व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ हो जाता है कि हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा पूर्वक, इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक या गरिमा में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ये हमारे संविधान के उद्देश्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है संविधान लागू होने की तिथि। तो भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत में बनाकर तैयार किया गया था और उसी समय से इसे लागू भी किया गया था। परंतु ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो हम यहाँ पर 26 नवंबर 1949 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय जब भारतीय संविधान बनाकर तैयार किया गया था तो संविधान के कुछ अनुच्छेद को इसी समय से लागू कर दिया गया था, इसलिए लागू होने की तिथि इसकी यही मानी जाती है। लेकिन पूर्ण रूप से संपूर्ण संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब इसके बाद देखिए इसमें प्रस्तावना की शब्दावली। तो प्रस्तावना की शब्दावली इसमें कौन कौन से शब्द हैं और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द यहाँ पर देखिए कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो प्रस्तावना में या हमारी उद्देशिका में पहला शब्द है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है? तो हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि यहाँ पर भारत की जनता, मतलब हमारे भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है? भारत का संविधान किसने बनाया? तो हमारे भारत की जनता ने, हमारे भारत के नागरिकों के द्वारा, हमारे भारत के लोगों के द्वारा यह संविधान बनाया गया है और भारत के नागरिकों के द्वारा ही यह संविधान स्वीकार किया गया है तथा जनता के द्वारा या भारतीय नागरिकों के द्वारा स्वयं के ऊपर इसे लागू भी किया गया है। इसलिए भारत का संविधान का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का स्रोत हमारी भारत की जनता होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो हमारा भारतीय संविधान है यह किसको समर्पित है? यह हमारी भारतीय जनता को समर्पित है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसको पढ़ने से पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले मतलब विदेशी मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। हमारा भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। इसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
राज्य या हमारा भारत है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्यों? क्योंकि हमारा भारत जब भी कोई निर्णय लेता है, आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो, ठीक है, मतलब हमारे भारत के अंदर से संबंधित कोई निर्णय लेना हो या भारत के बाहर विदेश से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, तो इन दोनों ही निर्णय लेने में हमारा भारत स्वतंत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को और अच्छे से आपको समझाने के लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें दो प्रकार के मामलों को शामिल किया जाता है, एक होता है आंतरिक मामले और दूसरा होता है बाह्य मामले। तो इन दोनों ही मामले में निर्णय लेने में हमारा भारत स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे देश के दबाव में या किसी दूसरे देश के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर कोई निर्णय हमारा भारत नहीं लेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आंतरिक मामले, तो आंतरिक मामलों के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है, तो इसमें आ जाता है आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले और सामाजिक मामले। ये हमारे भारत के आंतरिक मामले होते हैं। इन मामलों से संबंधित अगर भारत को निर्णय लेना है तो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर हमारा भारत निर्णय नहीं लेगा। इसके बाद फिर दूसरा मामला आता है बाह्य मामले। अब बाह्य मामले मतलब देश के बाहर के मामले। ठीक है, तो इसमें हम विदेशी मामले भी इसको कह सकते हैं। तो ये विदेशी मामले में कौन कौन से निर्णय लेने में भारत स्वतंत्र है या किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा भारत, तो इसमें आ जाता है जैसे शत्रु, मित्र और संधि। इससे संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो हमारा भारत इसके लिए स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय हमारा भारत नहीं लेगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, अर्थ न भी लिखे यदि ऊपर वाला, आप अगर ऐसा डायरेक्ट आप डायग्राम भी बना देते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि जब हमारा भारतीय संविधान लिखा जा रहा था और उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे भारत पर, हमारा जो भारत है संपूर्ण प्रभुत्व की जब बात की जा रही थी तो उस समय इस पर आरोप लगाया गया था। ठीक है, इस पर आरोप लगाया था मतलब आक्षेप किया गया था। आक्षेप का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, तो इस पर आरोप क्यों लगाया गया था, तो हमारे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने पर आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत पहले ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। ठीक है, और जब ये संविधान लिखा गया तो कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया था कि भारत तो ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, तो क्या आने वाले समय में ब्रिटेन के दबाव में आकर भारत को काम करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो फिर उस समय हमारे भारतीय नेताओं ने, इसमें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भारत संप्रभु देश है, हम किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर आगे देखिए, तो राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। मतलब कि हमारा जो भारत है, भारत संप्रभु देश है। ठीक है, और रही बात राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल क्या होता है, तो राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। ऐसे देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल में जो ब्रिटिश क्राउन होता है, तो ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटेन साम्राज्य की एकता और एकता के प्रतीक स्वरूप ही स्वीकार किया गया है बस। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन होगा वह राष्ट्रमंडल के जितने भी सदस्य उनमें एकता बनाए रखने में भूमिका निभाएगा, बस इस रूप में हमने उसको स्वीकार किया है। बाकी हम पर कोई दबाव ब्रिटिश क्राउन का नहीं होगा। इसके बाद में इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर है। ठीक है, विश्व के और भी बहुत सारे संगठन हैं, उन संगठनों में भारत को सदस्य रहना है या नहीं रहना है यह भारत ही निर्धारित करेगा, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर भारत निर्णय नहीं लेगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत पर बाध्यकारी भी नहीं है और भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का त्याग भी कर सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी संगठन हैं, इन संगठनों के द्वारा जितने भी नियम बनाए जाएंगे, हमारे भारत की इच्छा होगी तो हम उसे स्वीकार करेंगे और भारत की इच्छा नहीं होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद भारत स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, इन संगठनों की सदस्यता का भी परित्याग कर सकता है या इन संगठनों की सदस्यता का त्याग भारत कर सकता है या सदस्यता को छोड़ सकता है। ये सब हमारे भारत की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद फिर इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
नेहरू जी का कथन है कि यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। आ रहा समझ में? और सभी प्रकार के आक्षेपों का यह खंडन करता है। मतलब हमारा भारत सभी प्रकार के आरोपों का खंडन करता है, क्योंकि भारत जितने भी संगठन है, इसके बाद में संघ है, इनका ऐच्छिक सदस्य है। जब तक भारत की इच्छा होगी तब तक इसके हम सदस्य रहेंगे, और अगर भारत की इच्छा नहीं होगी तो इन संघ का, इन संगठनों का सदस्य भारत नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहने का तात्पर्य था। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए समाजवादी। अब जो समाजवादी शब्द होता है, तो समाजवादी शब्द किससे मिलकर बना है? तो समाजवादी शब्द समाजवाद से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समाजवादी शब्द है यह समाजवाद से मिलकर बना है। और इस समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संसाधनों का समान वितरण करना, मतलब सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। अब वह चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे संसाधनों की समानता की बात हो, या फिर समाज में प्रतिष्ठा या इज्जत की बात हो, या फिर अवसर की समानता की बात हो, सभी में समान व्यवहार किया जाएगा, यह होता है समाजवाद। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर जो भारतीय समाजवाद है, तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा किसने दी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं। मतलब जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो इसमें कौन से अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि इसमें हमारी सरकार, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर या निजी संगठन इसमें साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आता है कि भारतीय समाजवाद में कुछ तत्व आते हैं। तो कौन कौन से तत्व शामिल किए गए भारतीय समाजवाद में? तो देखिए इसमें पहला कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मिलकर इसमें कार्य करते हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे साथ में। लेकिन इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो इसमें प्राथमिकता या वरीयता हमारी सरकारी संगठन या हमारे सरकारी क्षेत्र को या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जाएगी। आ रहा समझ में? तो सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला तत्व है समाजवाद का। दूसरा है कि आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में जो असमानता है, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, राजनीतिक असमानता हो या सामाजिक असमानता हो, इन सभी को कम करना है, यह हमारे भारतीय समाजवाद का तत्व होता है। इसके बाद फिर अगला आता है संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। तो संपत्ति के केंद्रीकरण मतलब संपत्ति को इकट्ठा करना, इसको रोकना है। जैसा हमारे भारत में कई ऐसे अधिकारी होते हैं या कई ऐसे व्यापारी होते हैं या मंत्री होते हैं जिनके पास काला धन होता है, ब्लैक मनी होती है, तो इस पर नियंत्रण करना है, इस पर रोक लगाना है। क्योंकि एक तरफ ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो संसाधनों का, संपत्ति का केंद्रीकरण करते हैं, इन पर रोक लगाना है, यह समाजवाद का उद्देश्य है। क्योंकि भारत में सभी लोगों को समान रूप से आय प्राप्त होना चाहिए, सभी लोग अपने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। तो जो मजदूर वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ा तबके का व्यक्ति है, इन सभी का कल्याण करना हमारी सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। इसी को हम समाजवाद कहते हैं। क्योंकि अगर इनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, मजदूरों का विकास नहीं किया जाएगा, इसके बाद फिर वंचित वर्गों को हमारी सरकार बढ़ावा नहीं देगी, इनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाएगी, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाता है।
आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा नीति आयोग क्या कर रहा है, तो हमारा नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में लगा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा भारतीय समाजवाद है इसके तत्व समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्युलरिज्म। अब यह सेक्युलरिज्म क्या होता है, या पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता क्या होती है, तो पंथ निरपेक्ष का सीधा सा सरल अर्थ आप याद रखना कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आ रहा समझ में, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि हमारा राज्य मतलब हमारा भारत न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। यह आपको ध्यान रखना है, यह पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है फ्रेंड। और यह पंथ निरपेक्ष शब्द हमारी प्रस्तावना में पहले शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसे कब शामिल किया जाता है, तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है और यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान किया गया है फ्रेंड, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह होता है पंथ निरपेक्ष का अर्थ। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पंथ निरपेक्ष से। आ रहा समझ में, और जो पिछली मेंस एग्जाम हुई है और पिछली मेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आगे लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द किससे मिलकर बना है, तो यह लोकतंत्र से मिलकर बना है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, सरल भाषा में जनता का शासन। ठीक है, तो ऐसे ही इसका सरल अर्थ ही आपको याद रखना है कि लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि शासन संचालन की शक्ति या संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अर्थात कि शासन करने की शक्ति किसके पास है, हमारी जनता के पास है। शासन संचालन की शक्ति किसके पास है, हमारी जनता के पास है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जब तक हमारी जनता चाहेगी तब तक हमारी सरकार अस्तित्व में रहेगी, और जब जनता नहीं चाहेगी तो सरकार समाप्त हो जाएगी। अर्थात कि जो पार्टी जीती है वह सरकार बनाती है, और अगर जनता को लगा कि यह पार्टी की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आने वाले समय में जनता उस पार्टी को हरा देगी। आ रहा समझ में, ऐसे हमारी जनता इन पर नियंत्रण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो लोकतंत्र होता है यह 2 प्रकार का होता है फ्रेंड। तो 2 प्रकार कौन कौन से, तो पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसे इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब पहले प्रकार में देखिए यहाँ पर, तो पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका अर्थ क्या है कि इस प्रकार की प्रणाली में जनता शासन में सीधे भागीदार होती है, या जनता की इसमें सीधे भागीदारी होती है, जनता सीधे इसमें भाग लेती है। तो ऐसी प्रणाली को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। और यह व्यवस्था कहाँ पर है, तो यह स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्विट्जरलैंड एक देश है, ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार की प्रणाली मौजूद है। इसके बाद फिर अगली आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें जनता सीधे भाग तो नहीं लेती, परंतु जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ क्या है फ्रेंड इसमें, तो गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान रखना, परोक्ष कहिए या अप्रत्यक्ष कहिए, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे भारत के राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। इसमें हमारे लोकसभा के सदस्य, हमारे राज्यसभा के सदस्य, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। और जिस प्रत्याशी को ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं तो इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जो समय समय पर हमारे राष्ट्रपति की सहायता करती है, हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है। और इसी मंत्री परिषद के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के शासन का संचालन करते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय इसमें देश की जनता में निहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गणराज्य होता है या जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है या जो देश गणतंत्र देश होता है वहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता किस में होती है, तो वहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता देश की जनता में होती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आ रहा समझ में। जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसके पास है, हमारी जनता के पास है, ठीक है। क्योंकि जब तक जनता चाहेगी तब तक सरकार रहेगी और जब जनता नहीं चाहेगी तो वह पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है न्याय। तो न्याय का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो न्याय का अर्थ यहाँ पर होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय की बात इसमें की जाती है। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अर्थात अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी बैठ सकता है, खाना खा सकता है या शादी विवाह कर सकता है, यह होता है सामाजिक न्याय। फिर आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है, आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि हमारे भारत में सभी लोगों के पास इतना पैसा हो कि वे सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें। आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं या मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वह आसानी से उन्हें प्राप्त कर सके। जैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छा खाना खा सके, बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके, आरा समझ में, रहन सहन का स्तर अच्छा हो। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो उसे कहते हैं आर्थिक न्याय, ठीक है। तो यह आर्थिक न्याय दिलाना है, यह हमारी सरकार का कर्तव्य भी है। इसके बाद राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि हमारे भारत में हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, किसी पार्टी में रहकर चुनाव लड़ सकता है या फिर वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। सभी व्यक्ति को यह अधिकार है जो हमारे भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के न्याय को हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। और ये जो न्याय है ये तत्व हमने कहाँ से स्वीकार किए हैं, तो ये तत्व हमने रूस की क्रांति से लिए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में प्रत्येक पक्ष में न्याय का अर्थ साथ समान व्यवहार से ही होता है। जब हम तीनों न्याय की बात कर रहे हैं तो तीनों न्याय का अर्थ क्या होता है कि सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय का अर्थ लिखिए 3 नंबर में, तो आपको इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में लिखना है, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट आप जरूर जोड़ना कि यह रूस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो। आ रहा समझ में। तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य कर सके, ठीक है, अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय कर सके, घूम फिर सके, ठीक है, अपनी इच्छा से संघ या संगठन बना सके। तो यही सब क्या है, तो यही है स्वतंत्रता। आ रहा समझ में। और हमारे भारत में जितने भी विकास के अवसर हैं ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे या उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो और उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए, यह होती है स्वतंत्रता। अब जो हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो इसमें विचार की स्वतंत्रता, अर्थात अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप उसे व्यक्त कर सकें। फिर इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, आपके मन में जो विचार आए हैं आप उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप बताइए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है किसी को। इसके बाद विश्वास, आपको जिसमें विश्वास करना हो विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, आपको जो धर्म मानना हो आप मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म में विश्वास करना चाहते हैं आप विश्वास कीजिए। आ रहा समझ में, ये इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का यहाँ पर। इसके बाद फिर मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया जाता है तथा इन अधिकारों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया है। आ रहा समझ में। ये जो अधिकार हैं तो ये अधिकार किसके द्वारा प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात यह किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो हमारा जो न्यायालय होता है न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। और समय समय पर लोगों को यह अधिकार हमारा
न्यायालय ही दिलाता है। आ रहा समझ में? ये जो समय समय पर जितने भी न्याय की बातें होती हैं तो हमारे न्यायालय ही इन्हें उचित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा भी कौन करता है? हमारा न्यायालय ही करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए समता, समता या समानता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन किया गया है। आ रहा समझ में? जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, ये समानता का अर्थ होता है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है, समान अवसर देना है, यह समानता का या समता का अर्थ होता है। ठीक है, फिर जो समानता होती है तो समानता के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से? तो सामाजिक समानता, दूसरा होता है राजनीतिक समानता, और तीसरा होता है आर्थिक समानता। ये 3 प्रकार की समानताएं होती है। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से या अन्य और धार्मिक स्थल में जाने से किसी को नहीं रोका जाएगा। इसके बाद फिर किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ण होता है उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको भी कहीं पर भी जाने की अनुमति होगी, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह भी किसी भी व्यक्ति के साथ खाना खा सके, और किसी भी लड़के या लड़की का विवाह किसी भी जाति में हो जाता है या कर सके, ऐसे समानता को हम सामाजिक समानता कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ऊंच नीच की भावना इसमें नहीं होती, इसे कहते हैं सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता में तो सभी व्यक्ति को राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त है, जैसे कि हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे मतदान करने का अधिकार होता है। इसके बाद फिर वह अपनी इच्छा से चुनाव लड़ सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव की आयु वह पूरी कर चुका हो। ठीक है, जो योग्यता है वह योग्यता भी पूरी होना चाहिए, तब जाकर वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी पार्टी में रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप निर्दलीय रहकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब होता है कि भारत में हर व्यक्ति के पास इतना पैसा उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो कि वह अपनी मौलिक आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। ठीक है, इसे कहा जाता है आर्थिक समानता। तो ये 3 प्रकार की समानताएं होती है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है कि समानता का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो आपको अर्थ बताकर और इसके से 3 प्रकार आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए फिर आगे अगला है बंधुत्व या बंधुता। इसको इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना ही बंधुता कहलाती है, या बंधुत्व इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है, आ रहा समझ में, या भाई बंधु के भाव को बढ़ावा देना है, यही बंधुता कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हम नागरिक किसके हैं? सिर्फ भारत के हैं। फिर राज्य के क्या होते हैं? तो राज्य के तो हम सिर्फ निवासी होते हैं फ्रेंड, याद रखना। और हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 4 का खंड ए में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, तो इन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड ए में किया गया है या क में किया गया है। और इसी में भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह हमारे भारत में बंधुता को बढ़ावा देंगे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे। आ रहा समझ में? ये इसमें प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ के.एम. मुंशी ने बताया है कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी भी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में लिखित इस शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करने हेतु
मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। यह हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे के.एम. मुंशी, इन्होंने यह कथन दिया है। तो इनका कथन आपको ध्यान रखना है। मतलब व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है? तो इनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति है वह अपने आप में अच्छा होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, पवित्र होता है, ठीक है। और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। आ रहा समझ में? ये इनके कहने का तात्पर्य था। किसका? के.एम. मुंशी का। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए आगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों का यह अब कर्तव्य है, आ रहा समझ में, कि भारत में एकता बनाए रखेंगे और हम भारतीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, मतलब निरंतर बनाए रखेंगे, अखंडता को भंग नहीं होने देंगे। तो एकता का अर्थ तो आपको पता है, मिलजुल कर रहना। और अखंडता का अर्थ क्या है? तो अखंडता का अर्थ होता है कि भारत का विभाजन किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। और ध्यान रखें कि जो अखंडता शब्द है, तो यह अखंडता शब्द हमारी प्रस्तावना में पहले नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस अखंडता शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम में से कई बार आपसे पूछा गया है। इसके बाद फिर आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इससे संबंधित भी कई बार विवाद हुआ है। तो इसमें हम आपको बताएंगे अब देखिए कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का अंग है या नहीं है। तो देखिए इसमें पहले तो एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसका नाम था बेरूवाड़ी संघ। तो बेरूवाड़ी संघ मामला कब आया था सुप्रीम कोर्ट के पास? 1960 की बात है। तो उस समय क्या डिसीजन लिया जाता है? तो उस समय कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो बोले कि न तो इसको विधायिका की शक्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है प्रस्तावना, और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। और यह क्या है फिर? तो यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद दूसरा मामला आया। तो दूसरा मामला था गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। 1967 की बात है। 1967 में यह मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की मूल आत्मा है। आ रहा समझ में? इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की क्या है? मूल आत्मा है, शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा बनी रहेगी। एक नश्वर होता है और एक शाश्वत होता है। नश्वर मतलब नष्ट हो जाता है और शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो यह हमेशा बनी रहेगी, मतलब शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये फैसला दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। 1967 की बात है। फिर इसके बाद में एक और मामला आया जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 की बात है। उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास फिर आया। तो इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया जाता है। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया है। आ रहा समझ में? यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर भी विवाद हुआ, ठीक है। तो इसमें भी देखिए फिर बेरूवाड़ी मामला था। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है। तो बेरूवाड़ी मामला संघ, यह 1960 की बात है। तो इस समय यह कहा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान का भाग है ही नहीं। यह सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद अगला मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। 1973 की बात है। और इस समय अनुच्छेद 368 के तहत यह कहा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा से संबंधित कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया।
फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्धारित किया, यह डिसाइड करके बताया कि उद्देशिका या हमारी प्रस्तावना यह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो मूलभूत संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। आधारभूत ढांचा कहिए या मूलभूत ढांचा कहिए या मूल संरचना कहिए, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। आ रहा समझ में? तो आधारभूत ढांचा का मतलब क्या है? तो आधारभूत ढांचा का अर्थ होता है कि जब संविधान बनाया गया था तो उस समय मूल संरचना के महत्वपूर्ण कुछ तत्व होते हैं, उसको कहा जाता है आधारभूत संरचना या मूलभूत संरचना या मूल ढांचा कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इनको अन्य नामों से, इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किसमें? मूल ढांचे में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में यह संशोधन किया गया और समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। इसके बाद फिर हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता या समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यह कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तत्वों को 1917 में एक क्रांति हुई थी रूस में, तो रूस की क्रांति से इन्हें स्वीकार किया गया है या रूस की क्रांति से इन्हें लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला प्रस्तावना का महत्व। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो ये देखिए, इसमें तो प्रस्तावना का महत्व होता है, तो इसमें कुछ विद्वानों का नाम आता है। पहला विद्वान है इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये इन्होंने कहा था, किसने? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरे व्यक्ति आते हैं के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा हमारी प्रस्तावना के बारे में? तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली इन्होंने बताया। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था प्रस्तावना को? तो ये कहा था इन्होंने के.एम. मुंशी ने कहा था फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है या हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका वर्णन भी हमारी प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये हमारी प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, इसके बाद और देखिए इसमें कुछ पॉइंट और हैं। तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हमारी प्रस्तावना किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह हमारे संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है। संविधान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका छोटा स्वरूप क्या है? उसका छोटा सा स्वरूप है हमारी प्रस्तावना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो यह हमारी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक इसमें हमें दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? हमारी प्रस्तावना में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। आ रहा समझ में? तो राजनीतिक मूल्य का मतलब क्या हो जाता है? कि राजनीतिक मूल्य का मतलब है कि सभी को राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। धार्मिक न्याय का मतलब क्या हो जाता है? कि इसमें सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होगा। आ रहा समझ में? और नैतिक मूल्य मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसे मूल्यों को ही अपन नैतिक मूल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, ठीक है, और उसका ठीक ठीक अर्थ
जानने में कठिनाई हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में या स्पष्टीकरण के लिए हमारी प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड कि जब किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करने में हमारे न्यायालय को कोई दुविधा होती है तो उस समय हमारा न्यायालय भी क्या करता है, तो उस समय हमारा न्यायालय इस प्रस्तावना का सहारा लेता है और फिर उस अनुच्छेद की व्याख्या करता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे संविधान की प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन उससे पूछे भी जाते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।